ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 4 बेटा एक्चुअली मेरी पीडीएफ फाइल के अंदर एक पेज यहाँ पे मिसिंग है, 43 नंबर का टेक्स्ट बुक का बेटा। तो क्योंकि ये सेम एज जो इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग है उसका फर्स्ट पॉइंट हमने ग्लेशियर्स का देखा बेटा। उसके बाद के जो पॉइंट्स हैं एक्चुअली इस पीडीएफ फाइल में है नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे पिक्चर वर्क आ जा रहा है। ये पेज 2 बार है, तो आप लोग आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से देख लेना बेटा। मैं टेक्स्ट बुक में से रीड करके इस वक्त वो पॉइंट्स जो है आपको क्लियर कर देती हूँ बेटा। कि there has been an increasing in the natural calamities like a famine, cyclone, excessive rain and floods in the last 100 years। बराबर, पिछले लास्ट 100 years में हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा, इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, एक तो ग्लेशियर का पॉइंट देखा। फिर लास्ट 10 years के अंदर बेटा फ्लड की कंडीशंस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम देख रहे हैं बेटा हर साल कितनी, अभी इस साल देखो, है ना, हमारा आधा भारत पानी में डूबा हुआ था। दुनिया के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज सब जगह फ्लड की कंडीशन है और मेजर फ्लड आए, बराबर। ऐसा नहीं, अभी हमने तेलंगाना हैदराबाद का देखा, बराबर। तो मेजरली बहुत ही बैड इफेक्ट्स हुई है। क्लाइमेटिक कंडीशन में इतना चेंज आया है, फेमाइन की कंडीशंस बढ़ गई है, साइक्लोन आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, एक्सेसिव रेन, जहाँ पे बारिश कम होती थी वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। हैदराबाद में तो देखो लास्ट 100 years में इतनी बारिश नहीं हुई थी जितनी बारिश हुई, एक ही दिन के अंदर पूरा सिटी जो है पानी पानी हो गया था। The places receiving the heavy rain are now experiencing less rain. Rajasthan and Dubai experience the heavy rain and there is a scanty of the rain in Cherrapunji। दूसरी इफेक्ट ये है बेटा कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही थी वहाँ पे कम होने लगी है, जहाँ पे कम हो रही थी वहाँ ज़्यादा हो रही है। जैसे कि राजस्थान दुबई जैसे ड्राई जोन एरिया में बारिश कम होती थी वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रहा है। और चेरापूंजी जैसा बेटा वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट रेनफॉल एरिया, वहाँ पे बारिश धीरे धीरे कम हो रही है। तो हम ये डिफॉरेस्टेशन का जो है इफेक्ट देख रहे हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द पल्सेस हैज गॉन डाउन। धीरे धीरे बेटा दाल जो है उसकी पल्सेस का जो प्रोडक्शन है बेटा वो गॉन डाउन, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो कम हो रहा है ना। द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर हैज डिक्रीज। हम देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर का लेवल डे बाय डे जो है बेटा काफी जो है डिक्रीज हो रहा है। द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स हैज इंक्रीज द वाटर लेवल इन ओशंस। दिस हैज एग्रेव्ड द ग्रेविटेड द इरोशन ऑफ द कोस्ट लाइन। मैंने आगे भी आपको बताया कि अगर ग्लेशियर्स पिघलेंगे बेटा तो उनका जो पानी है वो वाटर बॉडी एरियाज के अंदर वाटर इंक्रीज होगा। वाटर जब इंक्रीज होगा तो जो कोस्टल रीजन एरियाज है बेटा वो सबमर्ज होंगे, बराबर। तो ये जो है समझने वाली बातें हैं कि क्या बैड इफेक्ट्स हो रही हैं। फिर ह्यूमन बींग्स विल फॉल विक्टिम टू डिहाइड्रेशन एंड मल न्यूट्रिशन ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर, बराबर। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो ह्यूमन बींग जो है, इंसान जो है बेटा, डिहाइड्रेशन, गर्मी इतनी बढ़ती चली जा रही है। हमको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 60 to 70% जो पार्ट है बेटा वो वाटर है ना, पानी ही है हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है बेटा तो हमारी बॉडी को भी उसमें सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से गर्म टेम्परेचर है तो बॉडी में पानी की किल्लत हो सकती है, पानी की कमी हो, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। फिर मल न्यूट्रिशन का भी शिकार हम हो रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। देयर विल बी चेंज इन द साइकिल ऑफ सीजन। सीजन्स का जो साइकिल है वो चेंज हो गया है ना। ठंडी में कभी बारिश पड़ने लग रही है, कभी गर्मी के अंदर भी मतलब काफ़ी लंबे समय तक, कभी कभी मार्च तक ठंडी खींच जा रही है, मार्च के बाद भी थोड़ा लंबा खींच जा रहा है। फिर अगर 2-2.5 महीने गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। तो बहुत ही मतलब जो सीजन का जो साइकिल है बेटा वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो चेंज हो रहा है। इवन जोन के हिसाब से भी चेंज हो रहा है, बराबर। जो पर्टिकुलरली एक तरीके से देखा जाए तो बेटा जो ड्राई जोन एरिया है, जो हॉट जोन एरिया है, वो धीरे धीरे एक तरीके से देखा जाए तो कोल्ड जोन में, यानी कि ठंडे प्रदेशों में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ठंडे प्रदेश जो है वो गर्म प्रदेशों में कन्वर्ट हो रहे हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द समर एंड विंटर सीजन विल चेंज। द salinity of the soil in Gujarat will increase due to the increasing of 25 centimeter in sea level। ठीक है, गुजरात के कोस्टल रीजन एरिया की बात करें बेटा तो लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर जो सी लेवल है वो 25 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है। There is a marked decline in the agriculture production. The frequency of the disease like a cholera, dengue, malaria, yellow fever, swine flu, etc. had increased। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं बेटा जो एक तरीके से देखा जाए तो जिनका टेम्परेचर के साथ, वाटर के साथ बहुत ही एक तरीके से रिलेशन, क्लोज रिलेशन बनता है। तो ऐसे डिजीज धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। कॉलेरा है, डेंगू है, मलेरिया है बेटा। टेम्परेचर का इस तरीके से चेंज होना है जिसकी वजह से ये तरह तरह की बीमारियां जो है फैल रही हैं। द एरियाज
near the coast of the Maldives, Bangladesh, Philippines, West Indies and Australia have submerged। बराबर, मालदीव ने तो बेटा पूरे विश्व से एक तरीके से देखा जाए तो गुहार लगाई है अपने आप को बचाने की। छोटा सा आइलैंड कंट्री है और पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई सब लोग अपने तौर तरीके बदलो, वरना मेरा देश जो है अब आने वाले 25-30 साल के अंदर वो आइलैंड कंट्री जो है बेटा डूब जाएगा। बराबर, फिलीपाइंस की भी यही हालत है, वेस्ट इंडीज के कोस्टल रीजन एरिया है, बांग्लादेश के एरिया सबमर्ज हो रहे हैं। और यही हाल रहा तो 50 ईयर्स के बाद बेटा हमारा मुंबई चेन्नई भी बराबर लगभग उसका 30% पार्ट या 40% पार्ट सबमर्ज हो चुका होगा। According to an institution named the Greenpeace, approximately 55 lakh people living in Gujarat will have to migrate in the year 2100। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आने वाले 70-80 सालों के बाद गुजरात में से लगभग अप्रोक्सीमेटली जो है 55 लाख जो है बेटा कोस्टल रीजन एरिया में से माइग्रेट कर चुके होंगे। द फ्लावर्स आर लॉसिंग देयर फ्रेग्रेंस ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, बी हाइव्स आर डिसअपीयरिंग फास्ट। जो फूल पौधे हैं बेटा उनका जो फ्रेग्रेंस है, उनकी जो खुशबू है बेटा वो धीरे धीरे लॉस हो चुकी है ना। पहले तो फूलों की खुशबू हम बागान में जाते थे या हमारे घरों में पौधे होते थे तो दूर से हमको महसूस होती थी, लेकिन अब तो मतलब एकदम बिल्कुल नोज के पास ले जाके फ्लावर्स को रखो तब जाके उनकी थोड़ी सी फ्रेग्रेंस हमको खुशबू पता चलती है। तो कहीं ना कहीं बेटा वो अपनी फ्रेग्रेंस को लॉस कर चुके हैं, वो गुम हो चुकी हैं, क्योंकि आसपास का टेम्परेचर इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है कि हमको उस पॉल्यूटेड टेम्परेचर में, उस बैड स्मेल में, उस गुड स्मेल का जो है फ्रेग्रेंस का जो है बेटा एक तरीके से हम उसको फील ही नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग की ये बहुत बैड इफेक्ट है। बी हाइव्स, धीरे धीरे बेटा बी हाइव्स जो है डिसअपेयर्ड हो रही है। बराबर, मधुमक्खियां जो है बेटा उनके छत्ते पहले हर जगह देखने को मिलते थे, पेड़ों पे देखने को मिलते थे, बिल्डिंग्स के आसपास होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो डिसअपेयर हो रही हैं। आप लोग सोचते होंगे छोटे मोटे इंसेक्ट्स की खत्म हो जाने से क्या होगा, नहीं बेटा, इन्हीं के अस्तित्व से तो दुनिया बनी थी। अगर इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद जो है बेटा आपके टेक्स्ट बुक में रेफ्रिजरेटर का पिक्चर दिया हुआ है, एसी का दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल जोन का दिया हुआ है कि किस तरीके से पर्टिकुलर हमारे हाउसेस के अंदर डेली यूज़ की ये चीज़ें हैं बेटा जो पॉइजनस गैसेस को रिलीज़ करती हैं। इंडस्ट्रीज़ हमको पता ही है कितने पॉइजनस गैसेस रिलीज़ करते हैं। फर्स्ट वाले पिक्चर में आपको ओजोन लेयर का पर्टिकुलर लेयर स्ट्रक्चर बताया हुआ है, उसमें बेटा अल्ट्रावायलेट रेज ए और अल्ट्रावायलेट रेज बी, इसका एक तरीके से प्रोपोर्शन ग्राफ बताया कि किस तरीके से वो जो है हमारे अर्थ को जो है डैमेज करती है। तो यूवी ए जो है वो पिंक कलर का जो उसका पर्टिकुलर स्ट्रिप है उसको आप देख सकते हो बेटा कि किस तरीके से वो बायोडाइवर्सिटी के लिए या उसके लिए बेनिफिशियल है। और यूवी बी को आप देख सकते हो कि कैसे वो मतलब ट्रांसफर नहीं हो पा रही है बेटा, तो इसकी वजह से वो अर्थ की जो पर्टिकुलर लेयर है उसको वो डैमेज कर रही है। बराबर, तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि सी द इमेज ऑफ 7.10 एंड मेक अ नोट बेस्ड ऑन इट हाउ मच CO2 इज बीइंग रिलीज। बराबर, इन पिक्चर्स को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ें CO2 की मात्रा को कितना ज़्यादा रिलीज करती हैं। अब उसके बाद बेटा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो पिक्चर्स अभी आप यहाँ पे देख रहे हो वो दिखाई दे रहे हैं कि अगर हमको बेटा इन पॉइजनस गैसेस से बचना है तो हमको हमारी लाइफस्टाइल में इन चीज़ों में बदलाव लाने पड़ेंगे बेटा। हमको हमारे इंडस्ट्रियल जोन में बदलाव लाने पड़ेंगे, हमको मैक्सिमम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा। बराबर, यहाँ पे सोलर एनर्जी से आप अच्छे से वाकिफ़ है, विंड एनर्जी से अच्छे से वाकिफ़ है ना। गुजरात और राजस्थान तो ऐसे स्टेट है बेटा जो धीरे धीरे, नो डाउट हम ये चीज़ पहले भी कर सकते थे, लेकिन आप अगर कच्छ के तरफ जाओ, पोरबंदर, वेरावल, इन सब तरफ के जाओ बेटा, आपको विंड फार्म, बड़े बड़े विंड फार्म दिख जाएंगे, है ना। ये पवन चक्कियाँ आपको दूर से दिखाई दे जाएंगी। उसके बाद देखो बेटा बायोमास, जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है बेटा उस तरीके उसको डीकम्पोज करके बायोमास एनर्जी को जो है बेटा गैसेस को बनाया जा सकता है। फिर टाइडल एनर्जी की बात हो रही है बेटा, समुद्र में जो एब्स एंड टाइड्स आती हैं बेटा, तो उनके फोर्स से जो है बेटा टाइडल एनर्जी जो है एनर्जी जनरेट होती है। और हम इन नेचुरल फैक्टर्स को यूज़ करके बेटा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। बराबर, तो इसको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है और ये रीजनरेट बार बार हो सकती हैं, बेनिफिशियल हैं, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट नहीं करती हैं, नुकसानदायक नहीं है, काफ़ी मतलब बेनिफिशियल हैं, चीप भी हैं, इवन सस्ती भी हैं, इनको बनाना भी महंगा नहीं है, तो हर तरीके से फ़ायदेमंद हैं।
अब देखो, मेजर्स टू प्रिवेंट द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जाए बेटा, वो क्या स्टेप है, वो क्या बदलाव है जिनको करके हम एक तरीके से देखा जाए बेटा तो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हम उसको इंक्रीज होने से मतलब रोक तो नहीं सकते हैं बेटा, लेकिन उसमें कमी जरूर ला सकते हैं कि रिड्यूस द यूज ऑफ सोर्स दैट रिलीज द CO2। जैसे कि अभी हमने देखा कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ कर ले सकें तो हम ऐसी चीज़ों में कमी ला सकते हैं जो CO2 को मैक्सिमम रिलीज करते हैं। फिर अफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट शुड बी डन, जंगलों को बढ़ावा देना बेटा, प्लांटेशन करना, ग्रोइंग द ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। हमको पता है बेटा कि CO2 को रिड्यूस करने का सबसे ज़्यादा मेन जो सबसे बेस्ट फैक्टर है वो है प्लांटिंग द ट्रीज। एक तरीके से देखा जाए तो पेड़ पौधों को, चाहे वो रोड हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो बेटा, हमारी सोसाइटीज हो, हर जगह बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाइए, बराबर, खास करके उस तरीके के पेड़ लगाइए बेटा, पीपल है, बनियन है, नीम ट्री है, बराबर, ऐसे बड़े पौधे लगाइए बेटा, बड़े पेड़ लगाइए जो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को जो है रिड्यूस करते हैं। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बेटा, जो आजकल हमारी ज़िंदगी में हर जगह रचा बसा है, इसको अपनी ज़िंदगी से दूर करने का एक तरीके से प्रयास करें। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स, एक तरीके से देखा जाए तो केमिकल मैन्योर और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम कर दें। सेकंड पॉइंट में लिखा है अडॉप्ट द ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें जिसमें हम ग्रीन मैन्योर और कैटल मैन्योर्स को यूज़ कर सकते हैं बेटा। मैं इसको अक्सर ऐसा कहती हूँ कि हमारी जो देसी एक टेक्निक थी पहले, है ना, उसको हम वापस से लेकर आए, भले उसमें थोड़ा सा हम मॉडर्न एक तरीके से प्रोस्पेक्ट जोड़ दें। उसके बाद ऐड द बायोटिक इन द फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के फूड में बेटा जो हरा घास चारा है बेटा उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द हाउस होल्ड अप्लायंसेज, हाउस होल्ड अप्लायंसेज का जितना हो सके उतना कम, बराबर ना, ट्यूबलाइट है तो जिस जगह ज़रूरत है बस उतनी जगह पे जलाओ, टीवी अगर ज़रूरत नहीं है तो बंद रखा जाए, फ्रिज, बराबर, जिस तरीके से उसका अलग अलग तरीके के उसमें टेम्परेचर होते हैं उसको सेट करके चलाया जाए, AC अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको ना ही यूज़ करें तो अच्छा है बेटा। प्रॉपर यूज़ ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का जो है बेटा कम से कम यूज़ करें। हो सके तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन में बस है, फिर साइकिल है, इस तरीके के व्हीकल्स को यूज़ करें क्योंकि आजकल हम सभी को पर्सनल व्हीकल्स यूज़ करने की एक आदत सी पड़ गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, मैंने आगे भी एक पॉइंट में आपको बोला था बेटा कि मान लो कि एक ऑफिस स्टाफ है ना, ऑफिस में अगर 150 से 200 लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस के पास 3 बसेज है, अलग 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 जोन में आते हैं, अलग अलग जोन में से 40-50 लोग आ रहे हैं बेटा, तो एक ऑफिस बस 50 लोगों को आती है, लेकर आती है, यानी कि एक बस के अंदर 50 लोग आ जाते हैं। यानी वो 50 लोग जो अपने 50 अलग अलग व्हीकल्स यूज़ करते थे बेटा, और उन व्हीकल्स में उतना फ्यूल यूज़ होता और उसके साथ साथ उतना पॉल्यूशन भी फैलता, बराबर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक व्हीकल यूज़ हो रहा है, एक ही व्हीकल का फ्यूल यूज़ हो रहा है और एक ही व्हीकल जो है पॉल्यूट कर रहा है। तो हमको हमारी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। साइकिल यूज़ करो, अगर हमको नियर बाय जाना है तो हम चल के जा सकते हैं, तो हमको हमारी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। फिर डिज़ाइन द बिल्डिंग विद द सफिशिएंट वेंटिलेशन टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी, बराबर, बिल्डिंग का डिज़ाइन ऐसा बनाया जाए बेटा कि उसमें जो है लाइट प्रॉपरली जो है बेटा सनरेज पास आउट हुए हमेशा दिन के वक्त, क्योंकि फ्लैट का जो कल्चर बढ़ गया है बेटा, तो फ्लैट में आजकल ऐसा होता है कि हमेशा अंदर के कमरों में अंधेरा जैसा रहता है। तो हमको दिन के वक्त भी अब हमेशा कहीं ना कहीं हमको ट्यूबलाइट्स वगैरह जला कर रखनी पड़ती है, कुछ पर्टिकुलर पढ़ते लिखते हर वक्त काम की वजह से। फिर चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, एक तरीके से आबादी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है बेटा, तो उसको कंट्रोल करने के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। इंक्रीज द यूज़ ऑफ एको फ्रेंडली पेपर्स, बराबर, हो सके तो एको फ्रेंडली पेपर्स को अब यूज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए बेटा, क्योंकि अगर एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स है बेटा, 50 स्टूडेंट्स है ना, तो हर बच्चे के बैग का वजन अगर आप 8 to 10 kg मान के चलो, तो समझ लो कि अगर उसमें 10 kg बुक्स है बेटा, तो समझ जाओ कि 10 kg के करीब पेपर्स हैं। सोचो आप, एक स्टूडेंट बेटा 10 किलो, है ना, तो इतना तो साल भर में उसका कैलकुलेशन करें तो एक ही बच्चा लगभग 40 to 50 kg पेपर्स यूज़ करता है बेटा। तो पूरे वर्ल्ड का काउंटिंग कर लो, तो ये तो सिर्फ स्टूडेंट की बात है बेटा, स्कूल की बात है। आप ऑफिशियल वर्क से लेके हर उस स्टेज में देखो जहाँ पे पेपर वर्क किया जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पेपर यूज़ होता होगा। फिर ग्रो द प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड योर हाउसेज, आपके घरों के आसपास बेटा ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए,
मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। एक तरीके से देखा जाए तो बेटा नेचुरल रिसोर्सेज, बराबर, जो कि हमको पता है कि एक बार खत्म हो जाएंगे बेटा तो दोबारा जनरेट नहीं हो पाएंगे, तो इस तरीके से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को जो है सेव किया जाए और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए। यूज ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट जुडिशियली, बराबर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बेटा बहुत ही केयरफुल मैनर में यूज किया जाए। यूज द वाटर केयरफुली, पानी जल ही जीवन है। हम आगे लंबा चौड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, पहले भी चैप्टर नंबर 5 में भी हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया था बेटा कि पानी है ना, हमको ऐसा लगता है बेटा कि वाटर इज द ग्लोबल रिसोर्सेज। वाटर जो है एक तरीके से ग्लोबल रिसोर्सेज, उसको जनरल रिसोर्सेज माना जाता है, उसको इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज माना जाता है आज के समय में भी। लेकिन अगर आधी दुनिया आज के टाइम में पानी में डूब रही है ना बेटा, तो आधी दुनिया प्यासी भी मर रही है। प्रैक्टिस द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है बेटा, बारिश के पानी को जमा करने की जितनी भी बेस्ट अलग अलग तरीके की टेक्निक है ना। पुराने समय में हमारे पोड़ के मकानों में बड़े बड़े टैंक हुआ करते थे आंगन में, और बारिश का जितना भी पानी गिरता था ना घर के छतों से लेके सब गैलरी वैलरी से, वो सारा पानी उन टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता था, और साल भर उस पानी का जो है बहुत ही केयरफुल मैनर में यूज किया जाता था। हमारे पुराने जो एंसेस्टर थे ना बेटा, हमारे पूर्वज, वो बहुत ही साइंटिफिक लाइफ को जीते थे, इसीलिए इतना जो है सेटिस्फाइड और मतलब एकदम हैप्पी लाइफ को वो लोग स्पेंड करते थे। हमने हमारी जिंदगियों को इतने सारे बदलाव के साथ हमने खुद ही अपने लिए डिफिकल्टीज खड़ा किए। अगर हम पुरानी तकनीक और पुराने तौर तरीकों पे लौट जाए ना बेटा, तो भी दुनिया की आधी जो है प्रॉब्लम्स जो है बेटा वहीं पे सॉल्यूशन आ जाएगा, वरना वो दिन दूर नहीं है कि फिर हमको मन मार के भी फिर वापस से बैलगाड़ियों में बैठना पड़ जाएगा, बराबर ना। आप सोच रहे होगे कि मैम क्यों डरा रहे हो। ओके बेटा, डरने वाली बात तो है। इंक्रीज द यूज ऑफ द सीएनजी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बराबर, एक तरीके से देखा जाए तो बेटा सीएनजी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, ऐसी इफोर्ट्स लगाई जाए, इस तरीके के व्हीकल से लेके बेटा हर वो चीज़, तरह तरह के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं, बराबर, कमोडिटीज़ है, वो सारी चीज़ें हम यूज़ करें। अब यहाँ पे थिंग्स टू नो में आपको एक बताया बेटा कि टू मेक द 1 टन ऑफ पेपर, 1 टन पेपर यानी 1 टन इक्वल टू बेटा 1000 kg, 1000 किलो पेपर बनाने में क्या क्या यूज होता है। देखो 4400 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी है ना, आगे हमने MW देखा था मेगा वोल्ट, यहाँ पे KW किलो वोल्ट की बात हुई है। 4400 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, 30,000 लीटर्स वाटर यूज होता है, बराबर। एंड वुड ऑफ द 11 ट्रीज इज रिक्वायर्ड 1000 kg, बेटा 1 टन पेपर को बनाने के लिए 11 पेड़, बराबर, उनका वुड जो है, उनका पल्प जो है बेटा यूज होता है। अब हम लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बेटा, ग्लोबल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, कि ऑन रियलाइजिंग द ह्यूमन एक्टिविटीज आर द रूट कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गैदर एट द स्टॉकहोम, द कैपिटल ऑफ द स्वीडन, इन 1972, बराबर। जब एक समय ऐसा आया बेटा 1972 में बेटा, जब दुनिया के बहुत सारे लोगों को ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब सबको मिल बैठकर एक टेबल पर बात करनी पड़ेगी, तो स्टॉकहोम में, एक तरीके से स्वीडन का जो कैपिटल है, वहाँ पे ये एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, एक बहुत बड़ा गैदरिंग हुआ। अनदर कन्वेंशन वाज हेल्ड एट रियो दो जेनेरियो इन ब्राज़ील, और दूसरा जो कन्वेंशन है, जो सेकंड मीटिंग थी, वो ब्राज़ील के रियो दो जेनेरियो में हुई। In the meeting held at the Cap Hagen, capital city of the Denmark, in the year 2009, 2009 में बेटा कॉप हॉगन में बेटा दूसरी मीटिंग हुई, थर्ड मीटिंग हुई, टू डिस्कस द ग्लोबल वार्मिंग। इट वाज ऑब्जर्व दैट द डेवलप्ड नेशंस आर नॉट एक्सेप्टिंग द कार्बन कट, बराबर। इन मीटिंग्स में रियलाइज हुआ बेटा कि जो डेवलप्ड नेशन है, बराबर, जिनकी लाइफस्टाइल, जिनके इंडस्ट्रियल जोन बेटा एक तरीके से देखा जाए तो मैक्सिमम वही रिस्पॉन्सिबल माने जा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, बराबर। जिनको कार्बन कट के लिए जो है वो किया जा रहा था कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द टेक्निक टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, उनको वो टेक्निक अपनानी पड़ेगी। एंड द डेवलपिंग नेशंस वेर इंक्रीजिंग द प्रेशर फॉर द रिडक्शन ऑफ द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, it was decided to give an aid of the $100 billion for the development of developing nation, बराबर। इन डेवलप्ड नेशन को फिर जब ये इन इफर्ट्स में नाकामयाब हुए, वो बात नहीं मान रहे थे उस तरीके से, तो उनके ऊपर एक तरीके से देखा जाए बेटा तो मतलब $100 बिलियन उनको डेवलप्ड नेशन को पे अप करना पड़ा। ओके, एक तरीके से देखा जाए तो उनको पनिशमेंट के रूप में ये कहा गया।
तो $100 बिलियन उनको डेवलपिंग नेशन को देना पड़ेगा, ताकि डेवलपिंग नेशन भी डेवलपमेंट करते समय उन चीज़ों का ध्यान रखे। इन द मीटिंग 59 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम 45 कंट्रीज वेर प्रेजेंटेड एंड थ्रू इट। बराबर, लगभग 45 कंट्रीज के अलग अलग तरीके के बेटा रिसर्चेज में लगभग 59 पेजेस का रिसर्च पेपर पूरा एक फाइल तैयार हुआ। द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वेर मेड टू थिंक सीरियसली रिगार्डिंग द चेंजिंग क्लाइमेट। दुनिया के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं बेटा, जो साइंटिस्ट हैं, बराबर, बहुत सीरियसली उन्होंने दुनिया को ये समझाना शुरू किया कि भाई क्लाइमेट चेंज क्या है और उसकी क्या सीरियस इफेक्ट हो रही है। अभी कोविड के टाइम पीरियड में हमने जब हम 21 डे के लॉकडाउन के अंदर थे बेटा, हमने दुनिया का एक बहुत खूबसूरत रूप देखा, कितनी सारी फोटोज देखी, है ना। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से हमने उस हिमालय को देखा जो कभी 150-200 साल पहले दिखता था। यानी अभी जो 90 ईयर्स या 95 ईयर्स के लोग हैं ना, उन्होंने कहा कि हमारे दादा वगैरह बताते थे कि किसी जमाने में हिमालय यहाँ से भी दिखता था। जो कोविड के टाइम पीरियड में 150 साल के बाद वो हिमालय, जो वहां से लगभग 250-300 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर दूर एरिया है, वो भी वहां से नजर आ रहा था। कितना साफ सुथरा वातावरण रहा होगा, सोचो आप, खाली इमेजिन करके देखो। बराबर। अब यह देखो, इंडियन सिटीजन, यहाँ पे कुछ एमिटिंग फॉर्म बताया बेटा कि ऑन एन एवरेज सिटीजन इन द वर्ल्ड एमिट द 4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा जो है वर्ल्ड के जो सिटीजन है बेटा, लगभग 4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने एमिट किया है। द इंडियन सिटीजन एमिट द 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड। अदर डेवलपिंग नेशन रिलीज फॉर लेजर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लार्ज अमाउंट ऑफ कंसेशन शुड बी गिवन for the development and more restrictions should be imposed on the countries like the USA, as in the average American emits the 20.6 metric ton carbon dioxide। बराबर, एक एवरेज इंडियन मतलब पीपल है बेटा, वो 1.2 मेट्रिक टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और ऑल ओवर जो है अगर देखा जाए बेटा, तो यूएसए का सबसे ज़्यादा है बेटा, कि एवरेज अमेरिकन एमिट्स द 20.6 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे मैंने चैप्टर 7 की थियरीज को कंप्लीट किया। नो डाउट बेटा, हमने टेस्ट वगैरह के कोर्सेज में मैंने चैप्टर 6 लिया था। ये सारे पीछे के जो चैप्टर्स हैं नॉलेज के लिए बहुत अच्छे हैं बेटा। आपको बिना टेंशन बस खाली इसको थोड़ा सा समझ लेना है, पढ़ लेना है। ओके, क्योंकि दिवाली के बाद से तो हमारा सेकेंड सेम स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ थोड़ा सा जो है, एक्चुअली दिवाली वैकेशन हमारा बहुत जल्दी हो गया, तो इस वजह से भी 9-10 का कोर्स मुझे थोड़ा बेटा जल्दी पूरा करना था, नवंबर तक का। तो आपके ये 2 चैप्टर जो है पीछे के 8-9 जो है बाकी रह गए हैं, इनको मैं अभी कंप्लीट कर दे रही हूँ। बराबर, ये सिर्फ आप नॉलेज के लिए बस खाली इनके वीडियोस आप देख लीजिए। हमको पढ़ना जरूरी है बेटा, सीखना जरूरी है। बराबर, तो बस वो नॉलेज के लिए कि भाई उन चैप्टर्स में थियरीज क्या है, किन टॉपिक के ऊपर वो चैप्टर्स हैं, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक का कोर्स है बेटा, तो उसको एक बार हमारे लिए पढ़ लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये नॉलेज हमारे लिए, ये ज्ञान जो है हमारे लिए हमेशा काम आता है। अब इसके बाद जो चैप्टर 8 है बेटा, वो रोल ऑफ पार्लियामेंट इन द डेमोक्रेटिक कंट्री है। बराबर, तो इसको भी हम देख लेंगे कि भाई पार्लियामेंट का क्या रोल होता है। और उसके बाद हम चैप्टर 9 को भी देख लेंगे। हमने वहाँ पे 1857 के फ्रीडम फाइट की बात हो रही है, बहुत ही अच्छा स्टोरी टाइप का चैप्टर है। तो आप टेंशन मत लेना, आप ये मत सोचना कि मैम ने लास्ट क्लास में अभी वीडियोस डाले हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बराबर, सिर्फ हमको नॉलेज के लिए इन चैप्टर्स को पढ़ना है बेटा। ओके, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। दिवाली के बाद तो मतलब जो हमारा है वो सेकेंड सेम स्टार्ट होगा बेटा। ओके, तो कोई दिक्कत वाली ऐसी चीज़ नहीं है, आप आराम से इन चैप्टर्स को पढ़िए और वीडियोस को देखिए, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल शांति से आराम से इन चैप्टर्स को पढ़िए। ओके, थैंक यू।